हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें कि मैं आपको शेड्यूलिंग का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी तक पता चल गया होगा, पीसीबी के बारे में पता चल गया होगा, प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे अभी शेड्यूलिंग के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप गेट के लिए प्रिपेयर करें, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करें, आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है, हर जगह पे शेड्यूलिंग पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। आप बस बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है सबसे पहले, ठीक है ना, हम इसे समझते हैं। शेड्यूलिंग मतलब लाइक हम एक शेड्यूल दे रहे हैं, मतलब कि हम ओएस को बता रहे हैं भाई तू इस तरीके से काम करेगा, मतलब कि तू पहले ये काम करेगा, तू पहले खाना खाएगा, फिर तू जो करना है करेगा। हम उसे एक शेड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। ठीक है, ये करता कौन है? ये हमारा ओएस करता है। ठीक है, शेड्यूलिंग में होता क्या है, उसमें हम हर प्रोसेस को हम शेड्यूल करते हैं कि कौन सा प्रोसेस किसके बाद रन होगा और कब रन होगा। ठीक है, ये सारा काम ओएस मैनेज करता है, तो इसे हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में जाने से पहले कुछ टर्म्स है जो कि हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जब भी हम शेड्यूलिंग को पढ़ेंगे तो शेड्यूलिंग पढ़ते समय बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे टर्म को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है लाइक आपका पूरा होल प्रोसेस, जिसमें क्या वो स्टैक वगैरह सब कुछ रहता है, होल प्रोसेस। ठीक है, होल प्रोसेस प्लस इट्स पीसीबी एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मतलब कि पूरा प्रोसेस उसके साथ उसका एट्रीब्यूट्स टोटल को मिला दो तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है कि लाइक मेरा एक सीपीयू है, ठीक है, यहाँ है मेरा रैम। ठीक है, रैम में मेरा कोई एक प्रोसेस है, सपोज कि मेरा प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, कई सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, सपोज कि मेरा प्रोसेस P1 रन हो रहा है। अब इस P1 को जब सपोज कि मेरा प्रोसेस P2 का प्रायोरिटी P1 से ज़्यादा है तो कौन रन होगा? P2 रन होगा, P1 को हटाना पड़ेगा। तो P1 का कोई एक कॉन्टेक्स्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसका कुछ एट्रीब्यूट सेव होंगे, उसका कुछ वैल्यू सेव होगा। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हम बोलते हैं ना कॉन्टेक्स्ट से उसका सेव है। ठीक है, हाँ, तो जब हम P2 को उसके जगह पे लाते हैं तो क्या है ना, जो वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट था अब वो क्या हो गया? स्विच हो गया, यानी कि P2 के कॉन्टेक्स्ट को अब वो सेव कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग समझ में आया अभी क्या है? ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कुछ टर्म्स के ऊपर। लाइक बहुत सारे टाइम होते हैं जो कि हमको मैनेज करना पड़ता है जब भी हम लोग शेड्यूलिंग के ऊपर चलते हैं। तो शेड्यूलिंग में हमारा कुछ टाइमिंग्स होते हैं जिसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। पहले हमारा होता है फिक्स टाइमिंग, लाइक हमारा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब होता है कि कब मेरा प्रोसेस रैम में आ रहा है, उससे हम बोलते हैं अराइवल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम सेम ही है, कंप्लीशन टाइम उसके नाम से ही पता चल रहा है कब उसका सारा काम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब होता है लाइक वो कितने देर वो मतलब कि रन होगा, मतलब कि सीपीयू में वो उससे कितना टाइम लगेगा उसका काम खत्म होने में, उसे हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। ठीक है, बर्स्ट टाइम पता चला। उसके बाद हम लोग चलते हैं TAT, यानी कि टर्न अराउंड टाइम। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ था टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, आप कॉपी पलट के देख लें अगर आप नोट बना रहे हैं तो। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम को समझते हैं। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होगा ना, टर्न अराउंड टाइम लाइक वो कितने देर रैम में रह रहा है, यानी कि उसको जब भी वो पहली बार रैम में आया उसको रैम से फिर से वापस जाने से पहले, यानी कि उसका काम ख़त्म करने से पहले वो कितने देर मेरा रैम में रह रहा है, रैम यानी कितने देर वो रेडी स्टेट में या फिर रैम के स्टेट में रहा है, उससे हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, अब चलते हैं हम रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर। ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे जब भी हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना। अब आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है ना, सपोज़ कि मेरा यहाँ पे P1 P2 ठीक है P3 तीन प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब तीन प्रोसेस में से किसी ना किसी को तो सीपीयू में रन करना ही होगा। सपोज़ कि मेरा प्रोसेस P1 रन कर रहा है। ठीक है, तो जब मुझे पहला रिस्पॉन्स यानी कि जब वो पहली बार वो सीपीयू में रन करने जाता है तो जिस टाइम पे जाता है हम उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मतलब कि जब वो रैम में आया, ठीक है, रैम में आने के बाद
कितने देर के बाद उसको मतलब कि रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब वो सीपीयू में आता है, मुझसे बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। कितने देर के बाद उसे सीपीयू में जाने का चांस मिलता है पहली बार जाने के लिए। बाकी उसके बाद सपोज कि मेरा P2 का प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया तो मेरे को P1 को वेट करना पड़ेगा, फिर P2 रन होगा, P2 खत्म होने के बाद फिर P1 रन होके तो उसका काम खत्म होगा, ठीक है। तो वो उसका वेटिंग टाइम होगा। मतलब देखो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस, क्या डिफरेंस है ना, इसको समझने की कोशिश करो। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कि मेरा P1 यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। मेरा P1 को रैम में आने का टाइम था 1 सेकेंड, वो 1 सेकेंड में P1 रैम में आया था, ठीक है। उसको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स मिला कितने सेकेंड में ना, 2 सेकेंड, मतलब कि सेकेंड में उसको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। अब सपोज़ कि वो 3 सेकेंड रन किया, ठीक है, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, यानी कि 3 सेकेंड और रन किया। अब वो 3 सेकेंड बाद उसको एक्चुअली बर्स्ट टाइम, उसका बर्स्ट टाइम है 6 सेकेंड है। इसको 6 सेकेंड लगेगा उसका काम ख़त्म करने में। लेकिन सपोज़ कि वो 3 सेकेंड रन कर रहा है, क्यों भाई ना, सपोज़ कि P2 आया, बोला कि भाई मुझे तेरे से पहले रन करना है, उसने अपना प्रायोरिटी ज़्यादा दिखाया, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, मेरा P1 को वेट करना पड़ेगा, यानी कि P1 मेरा 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक चला। अब 5 सेकेंड में जब 5 सेकेंड टाइम हुआ तब मेरा P2 आया रैम में। सपोज़ कि P2 को टाइम लगता है 2 सेकेंड, उसका P2 का बर्स्ट सेकेंड है 2 सेकेंड, बर्स्ट टाइम है 2 सेकेंड, तो मेरा P2 कब तक रन होगा, 7 सेकेंड तक रन होगा, है कि नहीं। 7 सेकेंड तक रन हुआ, उसके बाद मेरा P2 रैम से चला जाएगा, ठीक है, रन करने के बाद रैम से चला जाएगा। अब सपोज़ कि P2 के बाद मेरा प्रायोरिटी ज़्यादा है P1 का, तो मेरा फिर से P1 लोड होगा, क्योंकि P1 का और 3 सेकेंड बचा ना भाई, उसमें 3 सेकेंड ही रन हुआ है, वो और 3 सेकेंड बचा है, तो 7 सेकेंड के बाद और 3 सेकेंड, यानी कि वो 10 सेकेंड तक रन होगा, ठीक है। 10 सेकेंड बाद P1 मेरा CPU रैम दोनों से बाहर चला जाएगा, काम खत्म हुआ। अब हम समझते हैं इसमें रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम के बीच में डिफरेंस कहाँ पे आया। जब मेरा P1 अराइव किया रैम में, कितने समय बाद पहली बार वो CPU में जा रहा है, 1 सेकेंड के बाद, तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम हो जाता है 1 सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं वेटिंग टाइम के बारे में। वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि वो रैम में कितना सेकेंड वेट कर रहा है, यानी कि वो पहली बार तो पहला 1 सेकेंड तो वो वेट करेगा ही करेगा, क्योंकि 1 सेकेंड बाद उसको रैम CPU में जाने का चांस मिल रहा है। फिर 5 सेकेंड के बाद वो और 2 सेकेंड वेट कर रहा है रैम में, क्योंकि उस समय पे P2 रन हो रहा है। तो मेरा वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा ना, 1 + 2 = 3 सेकेंड हो जाएगा मेरा वेटिंग टाइम, राइट। समझ में आया रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम के बीच में डिफरेंस। और एक टाइम होता है, वो होता है आईओ टाइम, वो कितना समय आईओ के लिए वो कितना समय ले रहा है। एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है ना, अगर कोई भी प्रोसेस रैम में रहते हुए आईओ परफॉर्म कर रहा है तो कभी भी वो शेड्यूलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। सपोज़ कि किसी भी एक प्रोसेस को रैम आईओ परफॉर्म कर, सपोज कि प्रिंटिंग करना है, तो वो CPU का स्पेस नहीं लेगा, उस समय पे कोई और प्रोसेस शेड्यूलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में पार्टिसिपेट करेगा और उन्हें चांस मिलेगा। आईओ वाले को ब्लॉक कर दिया जाएगा, भाई तुझे अब शेड्यूलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है जब तक तू आईओ कंप्लीट नहीं करता, ठीक है। समझ में आया। तो ये कुछ टाइम्स हैं। अब समझते हैं हम, ठीक है, क्या समझेंगे भाई ना, कितने टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पहले तो 2 टाइप के एल्गोरिथम हम समझेंगे, ठीक है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। और सेकेंड होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, प्रीएम्प्टिव का मतलब लाइक स्विच करना। प्रीएम्प्ट मतलब स्विच करना, स्विचिंग को हम बोलते हैं प्रीएम्प्ट। यानी कि हम किसी भी एक प्रोसेस के हाई प्रायोरिटी के कारण अगर किसी और प्रोसेस को CPU से हटाते हैं, यानी कि अगर मेरा यहाँ पे CPU है, P1 रन हो रहा है, लेकिन P2 का प्रायोरिटी ज़्यादा आ गया, तो P1 को हम क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं P2 के साथ, यानी कि अब P2 रन होगा। तो उस जो एल्गोरिथम इस तरीके के टेक्निक को यूज़ करता है उसे हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स। और जो एल्गोरिथम इस टेक्निक को यूज़ नहीं करता, लाइक सपोज कि मेरा CPU है
CPU में मेरा P1 रन हो रहा है, भले ही मेरा P2 का प्रायोरिटी क्यों ना ज़्यादा हो, जब तक मेरा P1 कम्प्लीटली रन नहीं होता मेरा P2 P1 को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव में एक बार कोई भी प्रोसेस CPU में आ गया तो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही कोई दूसरा प्रोसेस उसमें जा सकता है, लेकिन प्रीएम्प्टिव में किसी भी प्रोसेस का अगर प्रायोरिटी ज़्यादा हो रहा है तो वो करंट प्रोसेस को रिप्लेस करके खुद को रन करवा सकता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के एल्गोरिदम हम पढ़ने वाले हैं। प्रीएम्प्टिव में कुछ एल्गोरिदम्स आएंगे, लाइक हमारा राउंड रॉबिन बहुत अच्छा एल्गोरिदम है और सबसे बेटर एल्गोरिदम भी माना जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। SRTF के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी एल्गोरिदम्स हमारा प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। कैसे होगा हम जब समझेंगे उस तब बताऊंगा। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव में हम क्या पढ़ेंगे, SJF पढ़ेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, और क्या, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। ठीक है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे FCFS। क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कि एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। ये बोलता भाई जो पहले आया उसी को रन करा दो, क्या ज़रूरत है किसी के ऊपर पढ़ना, ये भी सही है। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी। हम देखेंगे कि प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव दोनों कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था शेड्यूलिंग के ऊपर, बने रहना, सारे चीज़ को हम कवर करेंगे, शेड्यूलिंग में अच्छे से कवर करेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे किस में किस चीज़ का डिफरेंस है और क्यों है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।